क्षेत्र के बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित भाजपा अनुसूचित मोर्चा कार्यकारिणी बैठक पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। रामायण और महाभारत, इन दोनों को रचने वाला कौन है? महाभारत। जब महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना कृष्णदेव व्यास जी ने किया तो उन्होंने बड़े दावे के साथ उसमें लिखा कि धर्मे अर्थेश कामे च मोक्षे च भक्तर्तव यदिहास्य त्वदन्यत्र दण्डेहास्य नत्वत् वचेत्। उन्होंने कहा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार मानव इतना तो शुद्ध पेय दे देंगे, सुधार हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा और हम लोगों ने जब एक कार्य प्रारंभ किया, भाइयों बहनों, आज इंसेफ्लाइटिस से 95% की बीमारी समाप्त, मौतें होना समाप्त, आज स्वस्थ है, जीवित है। और ये तो मैं केवल 7 जनपदों की बात कर रहा हूं, देश के अंदर न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा होगा स्वच्छ भारत मिशन। याद करिए लोकसभा चुनाव के ठीक समय मुझे चुनाव आयोग ने 3 दिन के लिए बैन कर दिया। बैन करने के बाद जब मुझे प्रतिबंध लगाया, मुझे प्रतिबंध लगाया
तो मैं परेशान हुआ। जब 3 दिन तक मैं क्या करूंगा, लोकसभा का चुनाव चरम पर, मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया कि मैं क्या करूंगा। तो मैं बैठा ही था। मैंने बजरंग बली की बात कही, इसलिए मुझे बैंक किया गया, इसलिए मैं बजरंग बली के मंदिर में जाऊंगा दर्शन करने। युवा हनुमानगढ़ी के चलते रात्रि को 11 बजे मेरे पास अयोध्या के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति का एक मेल मिला। महावीर हरिजन नाम का व्यक्ति आज भी अयोध्या में। उसने मुझे मेल किया कि मैंने सुना है कब अयोध्या आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि आप अयोध्या आ रहे हैं, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं। मैंने कहा देखो, चुनाव आयोग ने मुझे प्रतिबंधित कर रखा है, कहीं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई प्रेस नहीं करनी है, कहीं कोई फंक्शन नहीं करना है। उसने कहा आप अकेले आ सकते हैं। मैंने कहा तरकीब आपने अच्छी सोची। मैंने कहा मैं अकेले आ जाऊंगा। मैं अकेले, मैंने मालूम किया वहां पे कुछ कार्यकर्ता हो रहा है। मैंने कहा देखो, महावीर हरिजन नाम के एक व्यक्ति ने मुझे आमंत्रण दिया अपने घर। मैंने कहा मुझे उसके घर जाना है। तो मैं गया अयोध्या में। जैसे उतरा उसके बाद में उनके घर के लिए प्रस्थान किया। वो बेचारा अपने घर में अपने पूरे परिवार के साथ आरती की थाली लेके खड़ा था। मैंने कहा भैया ये क्या। कहा साहब ये जो मकान है आप ही ने दिया। मैंने कहा से दिया। जिंदगी भर में बहुजन समाजवादी पार्टी का केवल हार था, लेकिन मुझे किसी योजना का लाभ नहीं मिला। उसने कहा एक झलक है, अरे आप अंदर तो आइए। मैं अंदर गया। उसने कहा साहब देखो मैंने भोजन बनाया है, आप मेरे घर में भोजन खाएंगे। मैं जरूर पाऊंगा। उसने कहा देखिए ये जो चूल्हा है ना, ये भी मोदी जी ने दिया है। राशन कार्ड लेके आया। उसने कहा राशन कार्ड आपने दिया है। फिर आयुष्मान भारत का कार्ड लेके आया। उसने कहा 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मुझे मोदी जी ने दे दिया है। मैंने कहा ये जो बिजली चल रही है ना, ये भी हमें मेरे घर में आकर के विद्युत विभाग के लोगों ने दिया है कि भैया मकान बन गया तो कनेक्शन भी ले लो, चुपचाप हम आपको फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं। काम पहले क्यों नहीं होता था। मैंने उसके घर को देखा। मैंने कहा भैया आपने तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा आपको मिला। उसने कहा 2 लाख मिल गया, 50,000 की किस्त आने वाली, 2.5 लाख मुझे मिल रहा है। मैंने कहा 2.5 लाख में तो आप जो है 4 कमरे उन्होंने बनाए। मैंने कहा 4 कमरे आपने तो बना दिए। उसने कहा हाँ मैं राजमिस्त्री का काम करता हूं, और राजमिस्त्री का काम करते करते मैंने पैसा जो राजमिस्त्री को देना था वो मेरा बच गया, तो मेरे मकान पे लगाया। मैंने कहा बच्चे क्या क्या है। उसने कहा देखो, उसने कहा मेरी ये 2 लड़कियां हैं, इन दोनों की मैं शादी कर चुका हूं। ये 2 बच्चे मेरे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। ये दोनों पढ़ रहे हैं, लड़की पढ़ रही है और लड़का मेरा पढ़ लिया है। तो मैं उसकी कथा सुनने लगा। उसने कहा देखिए मैं जब रात्रि को 12 बजे आपने कंफर्म किया कि आप आ रहे हैं, तो मैंने अपने लड़के को भेजा कि दोनों लड़कियों को बुला दो, क्योंकि तब मैंने दोनों लड़कियों की शादी की थी। तब मेरे घर में मेरे पास एक कच्ची झोपड़ी थी, दीवार भी मिट्टी की थी और ऊपर से ठोस की झोपड़ी थी। बरसात आता था, पानी टपकता था, लकड़ी में या कोयले में भोजन बनता था। मेरा नाम मीना श्रीवास्तव है, मैं समाज कल्याण अधिकारी हूँ। मैं अपने विभाग से जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के लाभार्थियों को, जैसे एक सिलाई योजना है उसमें 4 लाभार्थियों को सिलाई मशीन दे रहे हैं, पेंशन के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दे रहे हैं, और स्वतः रोजगार एक योजना है छोटा छोटा रोजगार करने के लिए, उसमें भी हम स्वीकृति पत्र दे रहे हैं। और जो हमारे पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनको कुछ सहायता राशि दे रहे हैं। और इस सम्मेलन के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो योजनाएं हैं उनका यहाँ पे जो लोग भी आए हुए हैं वो एक एक बुकलेट ले लें, योजना को अच्छे से समझ लें, और जो लाभ लिए हैं वो अपने कम से कम 10 लोगों को इस योजना का लाभ दिलाएं, बताएं, फॉर्म भरवाएं, ऑनलाइन करवाएं।
और जो मेरे पेंशन के लाभार्थी हैं इनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि आपके गांव घर में जो 60 साल से ऊपर हैं, जो जिनको जानकारी नहीं है, उनको ढूंढ करके ले जा करके जनवाड़ी में स्वास्थ्य सेवा केंद्र में उनके फार्म भरवाइए ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। और यही बताना चाहूँगी कि सामूहिक शादी, व्यक्तिगत शादी, सारी योजनाओं में हमारा विभाग पैसा देता है। कमाऊ मुखिया के मरने पे पैसा देता है, लेकिन योजनाओं की जानकारी लोगों को तो है, लेकिन रोजी रोटी के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा इसका आवेदन करने नहीं जाते हैं। तो सम्मेलन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार की योजना है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जिनसे हम लोगों का आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर अच्छा कर सकते हैं, चिकित्सा की सुविधा भी मिलती है। तो आप इसको जाकर के अपने गाँव, अपने बीच में फैलाने का काम करें, देवदूत का काम करें, मेरा यही संदेश है। मैं चेतराम बनवासी, अपने बनवासी मुसहर जाति है जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में कुछ 25 से 30 जनपदों तक का इनकी आबादी 1 लाख से 2 लाख तक की है। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन हमारा समाज बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहा है। आज वो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री को आना है और ये अनुसूचित जाति का कार्यक्रम है। मैं आया हूँ अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से कि मैं बनवासी समाज एक मुसहर जाति, महादलित मुसहर जाति है जो कि आज़ादी के 75 साल में किसी सरकार ने कोई प्राथमिकता नहीं दी, और इसके लिए मैंने लखनऊ से दौड़ा और बनारस तक दौड़ धूप करता रहा, अपने समाज का जातिवार लिस्ट जमा किया हूँ। लेकिन इतने में भी मैं देखा कि अनुसूचित जाति का कार्यक्रम है, मैं उसमें भाग लूँगा। मैं भी अपने समाज की आबादी के अनुसार आए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए पूरे निवेदन प्रार्थना करूँगा कि हमें भी कोई प्राथमिकता मिले। मेरे समाज को 2022 में हम भी एक दलित हैं, हमारे जैसा आखिरी समाज और कोई नहीं बचा है। जो भी है, जितने जातियाँ अनुसूचित जाति में आने वाली हैं, उनसे भी हमारी जाति मुसहर जाति किसी भी अनुसूचित के कैटेगरी में जो आज कार्यक्रम है उसे हम जब हैं तब हम 20 हैं, फिर भी मुझे प्राथमिकता नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप पहुंचाने का काम करें ताकि मेरा समाज का जो 75 साल से दबाई हुई बात है, आबादी दबाया गया, इनके आवाज़ को दबाया गया, इनको जाने नहीं दिया गया। इनके महापुरुषों को मैंने देखा यहाँ पर कि हमारे मुसहर समाज के, आदिवासी समाज के एक भी इसके अंदर महापुरुषों का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। मैं चाहूँगा कि हमारे भी एक आखिरी समाज महादलित है मुसहर, जो कि इसके लिए भी मेरे समाज का जनसंख्या के अनुसार मुझे भी प्राथमिकता मिलने का काम करे, ताकि आपने ये नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, कि मैं एक अनुसूचित जाति का प्रदेश लेवल का व्यक्ति हूँ और हर जनपद में मेरे समाज की आबादी 1 लाख से 2 लाख तक है। मेरा गर्व है कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी दुख और पीड़ाओं को भी बताऊंगा कि मुझे श्रीमान जी, हमें भी अपने आबादी के अनुसार 2022 की तैयारी के लिए मुझे भी जिम्मेदारी दिया जाए कि मेरी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक। मैं मीडिया के सभी भाइयों को, सभी पत्रकार को मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग वो शख्स हैं जो कि कोई भी बात, किसी के साथ कोई बुराई होता है, उस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपको दुख है कि ये कार्यक्रम मेरा है, लेकिन ये दुख इसलिए हो रहा है, इसलिए किया गया कि मेरे समाज का कोई आज से प्रदेश में भाजपा में कोई पदाधिकारी प्रदेश लेवल का नहीं बनाया गया, और जबकि हम पीछे पीछे रहते हैं। इसलिए मैं इसको चढ़ बढ़ करके भाग लेने के लिए आया हूं कि मेरे आबादी के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं भी पहुंचूं और मैं भी अपने दुख पीड़ाओं को बताते हुए मुझे भी प्राथमिकता मिले। जी, मैं श्री राम उर्फ मुन्ना लाल, खोजवा निवासी, वाराणसी का रहने वाला हूँ और मैं हस्तशिल्प कारीगर हूँ और मैं लकड़ी का ही खिलौने बनाता हूँ और बेचता हूँ। और गवर्नमेंट के द्वारा हमें जो है हस्तशिल्प कार्ड बना हुआ है, जिससे हम कार्य करते हैं। हमारे यहाँ धार्मिक से जुड़ी हुई पंचमुखी हनुमान जी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी आप देख, और हमारे देश के श्री प्रधान मोदी जी हैं जो हमारे बनारस के सांसद हैं। इनको भी हमको 15-20 दिन लगा है, 5 दिन पेंट करने में लगता है, 15 दिन बनाने में लगता है। बहुत खूबी बनाया, अपने समझ से मैं बहुत अच्छा बनाया हूँ। मोदी जी ने लकड़ी के देश में या और भी देश में जो चाइना का वायरल चला है, उस वायरल को देखते हुए चाइना का सामान न लोग खरीद कर हमारे देश का सामान खरीदे, जिस पर मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बनारस का खिलौना खेलो और लोगों को बताओ
इसी उद्देश्य पर हम लोगों को सरकार के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हम लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम चल रहा है, एक जनपद एक उत्पाद की हमको मान्यता मिल गई है कि जहां भी हम जाएं हमारे बनारस से 3 प्रोडक्ट अवश्य जाए। जैसे बनारस की बनारसी साड़ी है, बनारस का वुडन का खिलौना है लकड़ी का, मीनाकारी है जो हमारा विदेशों में भी जाता है, आज भी उसकी डिमांड और बिक्री अच्छी है और हम लोग उससे बहुत लाभान्वित है और प्रसन्न है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हम लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं रोजगार में, और हम लोग रोजगार से अपना जीविकोपार्जन अच्छे खुशी से कर रहे हैं और क्या है, और उन्होंने हम लोगों को हमारे उत्साह को बढ़ाया है। और काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ एक है ये डाल, बेबी डाल, जो हमारे यहाँ बनता है, ये आउट ऑफ कंट्री जाता है, उस कंट्री में सादा जाता है, वहाँ की कंट्री के स्कूलों में बच्चों को इसको दिया जाता है कि इस पर आप फिगर बनाइए। हम बनारस में इस पर बेबी डाल बनाते हैं और इसको विदेशों में रशियन डाल बोलते हैं, रसिया अधिक जाता है। रसिया में स्कूलों में बच्चों को इस पर दिया जाता है डाल फिगर बनाने के लिए, डिजाइन फाइन आर्ट करने के लिए। हम उद्यान विभाग से हैं और हमारे विभाग को ये स्टॉल मिला है। इसमें हम लोगों ने किसानों से किसानों को यहाँ केला की खेती करवाया जाता है, इसके ऊपर किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है हमारे यहाँ से। और जैसे केला है, सब्जी है, 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसके ऊपर भी सब्सिडी का अनुदान है। इसके लिए किसानों को पहले पंजीकरण कराया जाता है, जिसके लिए वो खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक फ़ोटो हमारे कार्यालय में ले आता है, उसमें इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे किसानों का चयन किया जाता है। वो अपना संबंधित जो भी फसल लगाया है उसका बिल वाउचर हमारे कार्यालय में जमा करता है। उसके पश्चात कार्यालय से सत्यापन उपरांत किसान में डीबीटी के माध्यम से सीजनल आता है। जैसे कि कभी खरीफ का आया सीज़न, तो उस टाइम जो किसान जो फसल हमारे यहाँ से आती है, जो भी स्कीम्स हैं उसके अंतर्गत वो किसान जो रजिस्ट्रेशन कराता है, समय उपरांत जैसे भी बजट आता है उसका तुरंत उसका खाते में उसके अनुदान हस्तांतरित कर दिया जाता है किसान को। ये बहुत ही अच्छा है कृषकों को प्रोत्साहन के लिए ये हम लोगों ने लगाया, ताकि उससे लोग जागरूक हो सकें और इसका लाभ ले सकें। इसलिए हमारा विभाग इसके लिए किसानों की एक जागरूकता के लिए ये आयोजन में अपना सहयोग कर रहा है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि वो चाहते हैं कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाए, जिसके लिए हमारा विभाग भी पूरी सहभागिता के साथ सभी लोग, हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण सभी लोग इसके लिए एकजुटता के साथ मिलकर सभी लोग किसानों को जागरूकता, हम लोग गांव-गांव में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि किसान उससे जागरूक होकर उसका लाभ ले सके। मैं ए.के. सिंह, उप कृषि निदेशक वाराणसी। ये जो हमारा स्टॉल आज यहाँ प्रदर्शित किया गया है, इसमें नमामि गंगे योजना अंतर्गत जो इस जनपद में एक योजना चलाई जा रही है, नमामि गंगे योजना, इसमें जैविक खेती का हम क्लस्टर बनाते हैं। जो एक क्लस्टर का हमारा साइज होता है 20 हेक्टेयर का होता है, और इसमें जैविक खेती किसान किस तरीके से करे वो चयन होता है। तो जितने भी ग्राम पंचायत है जनपद में पूरे उसको आच्छादित किया गया है, और एक क्लस्टर का जो साइज है 20 हेक्टेयर का, 20 हेक्टेयर में किसानों की संख्या 50 तक भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। अधिकतम हम एक किसान को जो लाभ देते हैं 2 हेक्टेयर तक का देते हैं, और मिनिमम कम से कम 1 एकड़ वाले किसान को हम लेते हैं। इससे क्या है कि जब जैविक खेती हमारा होने शुरू होगा, कि तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो गुलाब या जो भी चीज़ें लगाई गई है, बीजामृत, जीवामृत, ये सब जो चीज़ें सब गाय का गोबर, गाय का पेशाब, बेसन, गुड़, इस तरह के चीज़ों से करके बनाया गया है। तो जब हम इसका अपने खेती में प्रयोग करेंगे, समावेश करेंगे, एक तरफ तो हमारी खेती की लागत घटेगी, दूसरी तरफ जो हमारा उत्पाद होगा वो जैविक उत्पाद होगा। उससे हमारे आपके जो शरीर में तमाम जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसकी भी पूर्ति होगी, और दूसरी चीज़ जब इसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं होगा, फर्टिलाइज़र ज़्यादा प्रयोग नहीं होगा, तो उन सब तमाम तरह की कमियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, उनसे हम सबको निजात मिलेगा। तो जो हमारा ये क्लस्टर यहाँ प्रदर्शन करने का उद्देश्य है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करके और अपनी खेती में भी जैविक तरीके से खेती करना शुरू करेंगे। मेरा नाम गुलाब पटेल है, मैं गोसाईपुर मोहा से हूँ, विकास खंड रहूँगा, जिला वाराणसी से। मैं जैविक खेती करता हूँ। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट, जैविक खेती में हम लोग वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, और जो जैविक अपने घर पर हम बनाते हैं, और उसके बाद जो इस सब का क्वालिटी रहता है, जैसे किसी भी चीज़ में जैविक खेती जब हम लोग करते हैं उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है।
उसकी लाइट रहती है, चमक रहती है, खाने में उसका स्वाद रहता है। और उसके बाद इसके मतलब जो 1 दिन तक टिकाऊ पर रहता है इसकी लाइट चमक 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रखेंगे वैसे ही रहेगा। चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे गेंदा का फूल हो, चाहे सब्जी हो, कोई भी सब्जी हो, मिर्चा हो, भिंडी हो, करेला हो, खीरा हो, सब चीज़ का क्वालिटी सब खाने में स्वाद अलग रहता है रासायनिक से और जैविक से। जैविक खेती का यही अच्छा कारण है। इसमें रोग खाने से, रासायनिक खेती एक सब्जी खाने से रोग ज़्यादा पैदा होता है। नमामि गंगे योजना अंतर्गत परंपरागत योजना वाराणसी से मैं इसमें आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो रासायनिक खेती होती है उससे ज़्यादा बेटर हमारी जो है जैविक खेती होती है। जैविक खेती कैसे होती है? वो इसलिए होती है कि जैविक खेती में जैसे मान लीजिए कि हम आपको बता रहे हैं ये हमारी सब्जियां हैं, ठीक है, ये हमारी सब्जियां हैं। ये सब्जियां जो है जैविक खेती, इसमें हमारा जो है मिनिमम कॉस्ट आता है। जैसे हम इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद से हम बनाए जाते हैं जिसमें केचुआ डाल के, और उसको 3 महीने तक स्टोर करते हैं। जब केचुआ उसको पूरी तरह से चाल देता है तो फिर हम उसको जो है बनाने के बाद हम उसको खेतों में डालते हैं। जीवामृत में हम क्या करते हैं कि जैसे 10 किलो गोबर हो गया, 5 किलो गौमूत्र हो गया, 1 किलो गुड़ हो गया, 1 किलो बेसन हो गया, और इसमें आधा किलो से लेकर 1 किलो जो है मिट्टी रखते हैं। वो मिट्टी हमारी जो होती है जैविक प्लेस से होती है। जैसे मान लीजिए पीपल की, हम ऐसी जगह से लेते हैं जैसे मान लीजिए कि किसी जंगल की मिट्टी हो या पेड़ की जो हमारी मेड़ होती है उसके नीचे की मिट्टी है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का रासायनिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।